स्टूडेंट्स, हम लोग 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आपका ये चैप्टर है द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स, जिसके बारे में हम लोग कोस्टल प्लेन और आइलैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ भी लिया है लास्ट क्लासेस में। तो गुजरात के बारे में कल हम लोगों ने बात की, जो कोस्टल प्लेन का हिस्सा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का गुजरात, जिसकी हमने फिजिकल डिवीज़न की बात की, फिजिकल फीचर, ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल की बात की हमने, फेमस फोक डांसेस की बात की, गरबा, डांडिया, फेवरेट डिश ढोकला, श्रीखंड, भाकरी इत्यादि। नवरात्रि इज़ द मेन फेस्टिवल, वहाँ का मुख्य त्यौहार बताया मैंने आपको कि नवरात्रि जो है मुख्य फेस्टिवल है वहाँ का, गुजरात का। और ये इंडस्ट्रियल स्टेट भी कहलाता है बिकॉज देयर आर मेनी फैक्ट्रीज सिचुएटेड इन दिस स्टेट, लाइक अहमदाबाद इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ड्यू टू द टेक्सटाइल मिल्स। ओके, पोरबंदर इज फेमस बिकॉज इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ Mahatma Gandhi. Kandla is newly built port in Gujarat. तो गुजरात के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था। गुजरात स्पेशल की बात की थी, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क दैट इज फेमस फॉर कीपिंग एशियाटिक लायंस एंड द एम्ब्रॉयडरी वर्क विथ मिरर्स इज ए फेमस आर्ट फॉर्म फ्रॉम गुजरात। तो कल के क्लास में हमने गुजरात के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त की थी। अगला जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, अगला जो आपका कोस्टल प्लेन का हिस्सा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो है एक आइलैंड और वो है दमन एंड दीव। दमन एंड दीव की बात करेंगे हम लोग, जिसको गोवा से अलग किया गया था। पहले वो गोवा में था, उसको फिर अलग किया गया दमन दीव को, दमन एंड दीव को। यह एक यूनियन टेरिटरी है भारत का, यह यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित राज्य जिसको कहते हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश भी इसको कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, दमन एंड दीव। दमन इज द कैपिटल। अर्लियर दे वेर अंडर द पुर्तगीज रूल, दे गॉट लिबरेटेड इन 1961। 1961 से पहले यह जो था पुर्तगीज के कब्जे में था और इसको 1961 यानी 1961 में इसको आज़ादी मिली, स्वतंत्र हुआ यह। और यह भारत का जो है यूनियन टेरिटरी है अलॉन्ग विथ अदर यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 7 यूनियन टेरिटरीज हम लोगों ने अभी पीछे जो है हम लोग पढ़ते आ रहे थे, हम लोग जान रहे थे कि हमारे देश में जो है 29 स्टेट्स के अलावा 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, फिर उसमें कुछ संशोधन किया गया है। ठीक है, तो यह जो हिस्सा दमन दीव, उसको 1961 में जो है उसको आज़ादी मिली थी, उससे पहले यह पुर्तगीज के कब्जे में था। बीइंग नियर द सी, फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। चूँकि समुद्र का एरिया है, तो समुद्री इलाका है, तो यहाँ फिशिंग जो है वह मेन ऑक्यूपेशन है दमन एंड दीव का। Gujarati and Marathi languages are widely spoken here. There is no particular language of Daman and Diu. Gujarati and Marathi are spoken widely here. Devka Beach and in Daman and Nagia Beach in Diu are the popular tourist places. ठीक है, छोटा सा इंट्रोडक्शन है दमन एंड दीव का। क्या इंट्रोडक्शन किया, एक स्मॉल यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले से पता है ना। तो यह एक स्मॉल यूनियन टेरिटरी है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, दमन एंड दीव। दमन इज़ द कैपिटल। अर्लियर पहले इसका कैपिटल दमन था और पुर्तगीज़ के कब्जे में था। इन 1961 दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम पुर्तगीज़। ठीक है, फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। Gujarati, Marathi and Marathi languages are spoken widely in this union territory, in this region.
देवका बीच इन दमन एंड नागिया बीच इन दीव आर द पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस। अगला जो आपका है दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली lie near the western coast intercepted by the territory of Gujarat. It is a union territory. यह भी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दमन दीव और दादर नगर हवेली जिसको कहा जाता है, दादरा एंड नगर हवेली 2 डिस्ट्रिक्ट है इसके। इसमें दादरा हैज़ 3 विलेजेज एंड नगर हवेली हैज़ 69 विलेजेस। सिलवासा इज द कैपिटल ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। Like Daman and Diu, this union territory was also ruled by the Portuguese. दमन दीव के की तरह ही दादर नगर हवेली भी पुर्तगीज के कब्जे में था और इस सेम 1961 में मुक्त हुआ, लिबरेट हुआ, इसको आज़ादी प्राप्त हुई। ऑन 11 अगस्त 1961 इट बिकेम फ्री एंड वाज मर्ज इन द इंडियन यूनियन एज ए यूनियन टेरिटरी। और इस यह भी 1961 में आज़ाद होने के बाद 1961 में आज़ाद होने के बाद यह यूनियन टेरिटरी बन गया भारत का। कई तरह के, कई ट्राइब के, कई जनजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। मैनी ट्राइबल्स लिव हियर। द मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। राइस एंड रैगी आर द मेन क्रॉप्स। बिली, भिलोडी, गुजराती एंड हिंदी आर लैंग्वेजेज स्पोकन हियर। बिली भिलोडी जो है यहाँ का लोकल लैंग्वेज है और गुजराती और हिंदी भी साथ ही साथ यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाती है। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ मुंबई। और मुंबई से यहाँ की दूरी जो है कम है, तो यहाँ इस जगह के लिए लोगों का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो मुंबई एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये हमारा दमन एंड दीव के बाद यूनियन टेरिटरी दादर एंड नगर हवेली है ना, जिसको नए संशोधन के अनुसार मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ठीक है। और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, ठीक है। अगला जो आपका जो स्टेट है, जो क्षेत्र है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, वो है गोवा। यह कोंकण कोस्ट का हिस्सा है। जैसा कि मैंने जब पढ़ाया था आपको 3 कोस्ट के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि गोवा जो है वो कोंकण कोस्ट का में पड़ता है। गोवा इज़ ए क्लीन एंड ग्रीन प्लेस। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हरा भरा जगह है, खूबसूरत भी है। और दिस इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेज एंड चर्चेज। चर्चेज और बीचेज के लिए, समुद्री तट के लिए और चर्च के लिए यह जो है छोटा सा राज्य, छोटा सा स्टेट जो है फेमस है। यह भी दमन दीव और दादर नगर हवेली की तरह यह गोवा भी जो था वो भी पुर्तगीज के ही कब्जे में था। पुर्तगीज का शासन था यहाँ पे, है ना। फिर बाद में यह भी आज़ाद हुआ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ब्यूटीफुल प्लेस रिसेंटली बिन रिकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ ए फुल फ्लेज्ड स्टेट। और इसको स्टेट का दर्जा दिया गया है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का ये सबसे छोटा राज्य है गोवा। यह भी पहले यूनियन टेरिटरी था, बाद में इसको जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया। द कैपिटल ऑफ गोवा इज़ पांजी। और इसकी राजधानी जो है, इसका कैपिटल सिटी जो है वो है पांजी। जो मुख्य नदी यहाँ से होकर गुजरती है इस स्टेट से, मांडवी, जौरी, तिरखोल, चपरा एंड बेतुल, ये कुछ नदियाँ हैं जो इस स्टेट से होकर गुजरती है। और बेसिकली आपका गोवा जो है वो खूबसूरती के लिए मशहूर है, बीचेज के लिए मशहूर है। लोग टूरिस्ट जो है टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है ये। पर्यटक जो है सालों भर यहाँ पे आते रहते हैं, है ना। समुद्र तट पर लोगों का भीड़ आपको देखने को हमेशा मिलेगा, ठीक है। जो खूबसूरती, जो नज़ारा जो है समुद्र तट का बहुत ही बेहतरीन है, जिसके लिए यह स्टेट जो है, छोटा सा स्टेट, बहुत ही प्रसिद्ध है। नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल्सो इन अब्रोड, विदेशों में भी यह जगह जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग ज़्यादातर यहाँ पर निवास करते हैं इस गोवा में।
ऑक्यूपेशन की बात की जाए अगर, तो फिशिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंड वाटर बॉडीज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिग वाटर बॉडीज, समुद्री इलाका होने की वजह से जो है मुख्य जो ऑक्यूपेशन है, मुख्य जो व्यवसाय है यहाँ के लोगों का, वो है फिशिंग, मछली पकड़ना, है ना, उसको पकड़ना और उसको सेल करना मार्केट में। यह इन लोगों का मुख्य पेशा है, मुख्य ऑक्यूपेशन है। पैडी इज़ द मेन एग्रीकल्चर क्रॉप, धान की खेती प्रमुख रूप से होती है। दूसरे भी और अदर जो फसल उगाए जाते हैं गोवा के लोगों के द्वारा, उसमें रैगी, एरिका नट, कैशनट, कोकोनट की खेती जो है, आप जब विजिट करोगे गोवा को तो देखोगे कि समुद्र के आसपास का एरिया जो है वो नारियल यानी कोकोनट के पेड़ चारों ओर लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। गोवा इज रिच इन आयरन ओर डिपॉजिट्स, और मिनरल्स की बात करें, आयरन ओर की बात करें तो गोवा में आयरन ओर जो है लौह अयस्क जिसको कहा जाता है, जिससे आयरन प्राप्त किया जाता है, वह डिपॉजिट है यहाँ पे। कोंकणी यहाँ की जो है मुख्य भाषा है। कोंकणी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, हाउएवर मेनी पीपल स्पीक मराठी। चूँकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, महाराष्ट्र का क्षेत्र जो है बॉर्डर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो मराठी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल इस राज्य में किया जाता है, मराठी भी लोग बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ मेनी ईयर्स ऑफ पुर्तगाल रूल इज स्टिल एविडेंट गोवा एज मेनी पीपल स्पीक पुर्तगीज़ भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगीज़ का कब्जा था, पुर्तगाल के लोगों का कब्जा था, यहाँ पे शासन था पुर्तगाल का, तो बहुत से लोग उस भाषा को अडॉप्ट कर लिया बहुत से लोगों ने, और जो है पुर्तगीज भाषा भी वहाँ के लोगों के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रिश्चियन जो है यानी ईसाई धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो चर्चों की संख्या जो है, नंबर ऑफ चर्चेज, लार्ज नंबर ऑफ चर्चेज आर सिचुएटेड इन गोवा। क्रिसमस सबसे मुख्य त्यौहार के रूप में है यहाँ का। उसके अलावा जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, गणेश चतुर्थी, दिवाली, नवरात्रि आदि भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस वेयर द बॉडी ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज केप्ट इज द फेमस चर्च ऑफ गोवा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे चर्चेज हैं यहाँ पे। यह राज्य, यह गोवा जो है, यह फेमस ही है चर्चेज और बीचेज के लिए। तो देयर आर मेनी चर्चेज सिचुएटेड इन गोवा, बट द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, द बॉडी ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, मतलब जहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर के बॉडी को रखा गया था, यह सबसे फेमस चर्च है गोवा का। महालक्ष्मी टेम्पल इज ऑल्सो अ फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन गोवा। साथ ही साथ महालक्ष्मी टेम्पल अत्यंत ही प्रसिद्ध जो टेम्पल है गोवा का। मडगांव इज द मेन हार्बर इन गोवा। वास्को डगामा इज़ द लार्जेस्ट सिटी हेयर, और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वह है वास्को डगामा, ठीक है, जिसको वास्को के नाम से भी जाना जाता है। वास्को डगामा को वास्को के नाम से जाना जाता है, वास्को शहर, वास्को सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गोवा की जो स्पेशल है बातें हैं, स्पेशल चीज़ है, गोवा कार्निवल इज़ हेल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी। कार्निवल एक तरह का फेस्टिवल जिसको कहते हैं, फेयर कह सकते हैं। फॉर 3 days and nights द स्ट्रीट ऑफ गोवा कम अलाइव विथ कलर्स। रंगों में नहा जाता है ना। 3 days and nights, 3 दिनों का यह फेयर लगता है, कार्निवल लगता है, ठीक है, और खूबसूरत बनाता है इस जगह को, इस क्षेत्र को। इट इज़ मार्क्ड बाय लाइवली प्रोसेशन, फ्लोट्स, द स्ट्रमिंग ऑफ गिटार्स, ग्रेसफुल डांसेज एंड नॉन स्टॉप फेस्टिविटी। और लोग हर्षोल्लास के साथ अपने अपने तरीके से इसको सेलिब्रेट करते हैं, कार्निवल को, है ना। तो ये थी गोवा की मुख्य बातें गोवा के बारे में। तो मेन चीज़, जो मेन बातें गोवा के बारे में, कि यह खूबसूरत, छोटा लेकिन खूबसूरत जगह है, चर्चेज और बीचेज के लिए फेमस है। महालक्ष्मी टेम्पल यहाँ का
एक प्रसिद्ध टेम्पल है वास्को द गामा, जिसको वास्को सिटी के नाम से भी जाना जाता है, लार्जेस्ट सिटी है। और गोवा कार्निवल जो हर साल फरवरी महीने में जो है 3 दिनों के लिए लगाया जाता है, जिसमें लोग अपने अपने तरीके से परफॉर्म करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, अगला जो कोस्टल प्लेन का हिस्सा है वो आपका है केरला, जो हमारा दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, साउथ का यह एरिया जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर है, भारत का साउथ वेस्ट कॉर्नर है केरला। और जो सबसे पहली बात कि दिस इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इट इज़ बाउंडेड बाय अन्नामलाई एंड द कैडमम हिल्स। हम लोगों को शायद लास्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा। अन्नामलाई एंड कैडमम हिल्स से घिरा हुआ यह है, ईस्ट और इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट, और पश्चिम इसके वेस्ट में जो है अरेबियन सी या अरब सागर उपस्थित है, अवस्थित है। द दिस ब्यूटीफुल स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट, है ना। चलिए हम लोग अब जो है हम लोगों ने जो पढ़ा था 3 वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जिसमें हम लोग थर्ड पार्ट जो है मालाबार कोस्ट आपका, उसी का यह हिस्सा है। यह केरला स्टेट जो है उसी मालाबार कोस्ट पे अवस्थित है, एक्सटेंडिंग अप टू कन्याकुमारी तक इसका क्षेत्र है, इसका रीजन है। एंड इट्स कैपिटल इज तिरुवनंतपुरम, है ना। अर्लियर इट वाज नोन एज त्रिवेंद्रम, नाउ इट इज़ नोन एज तिरुवनंतपुरम। केरला की मुख्य बात है कि सबसे पहले भारत में अगर मानसून प्रवेश करता है तो केरला में ही प्रवेश करता है, उसके बाद भारत के अन्य हिस्सों में से गुजरता है। तो सबसे पहला जो मानसून जो इंटर करता है इंडिया में वो केरला से इंटर करता है, ठीक है। और जिसका रिजल्ट के रूप में जो है दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल। The climate is moderate, neither too hot nor too cold. ठीक है। और one of the most important thing about Kerala that it is the highest literacy rate in India, about complete, it means 100% literacy rate जो है वह केरला का है। 100% लोग यहाँ के साक्षर कहे जाते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करें हम लोग तो फार्मिंग और फिशिंग, फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन। फार्मिंग खेती करते हैं यहाँ के लोग, और फिशिंग इसलिए कि यह भी जो है कोस्टल एरियाज है, कोस्टल प्लेन है, समुद्र है, वाटर बॉडीज है बहुत सारे, जिसके वजह से फिशिंग जो है दूसरा इनका मुख्य ऑक्यूपेशन है। खेती कृषि के अलावा, फार्मिंग के अलावा यहाँ के लोग फिशिंग भी बड़े पैमाने पर करते हैं। अलॉन्ग द सी कोस्ट, चूँकि समुद्र से सटा हुआ है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, देयर आर ए नंबर ऑफ सॉल्ट वाटर लेक्स, सॉल्ट वाटर लेक्स, है ना, जिसको लेगून्स कहा जाता है, विच आर कनेक्टेड बाय कैनल्स, और जो कैनल्स में जाके मिल जाता है। दे आर वेरी यूजफुल फॉर फिशरमैन। राइस इज़ द मेन फूड क्रॉप ऑफ केरला, और केरला के लोग जो है का जो मुख्य भोजन है वो चावल है। लोग वहाँ के लोग चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, है ना। मैक्सिमम वहाँ के लोग चावल ही खाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, है ना। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट, रबर, कोको, कॉफ़ी एंड स्पाइसेज केरला। केरला में जो है नारियल की खेती बड़े पैमाने पे होती है, साथ ही साथ रबर, कोको और कॉफ़ी की खेती जो है, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है जिस चीज़ के लिए वो है स्पाइसेस, मसाले के लिए भी अत्यंत फेमस है यह स्टेट केरला, है ना।
तो मुख्य जो प्लांट्स के रूप में या जो क्रॉप्स के रूप में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा तो नारियल की खेती की जाती है। नारियल के पौधे आपको केरला में जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही रबड़ की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है ना। और रबड़ की खेती, साथ ही रबड़ और उसके अलावा जो है आपका कॉफ़ी कॉफ़ी जो कॉफ़ी सीड्स से जो है कॉफ़ी तैयार किया जाता है, तो कॉफ़ी की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स स्पाइसेस है ना, मसालों के लिए यह राज्य जो है, स्टेट जो है बहुत ही फेमस है ना। Cashew and coir are two of the largest and traditional industries in this state. क्वायर कहा जाता है जो नारियल का जो रेशा होता है ना, नारियल का जो रेशा होता है उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती है, उसकी इंडस्ट्री यहाँ पे अवस्थित है ना। कैशो यानी कैशो और क्वायर इज द इनर पार्ट, द आउटर क्वायर जो है वो जो रेशा जो होता है, यानी जब हम लोग नारियल का पूरा जो एक फ्रूट को जब हम लोग उसको काटते हैं तो जो रेशा है उसमें से हम लोग खींचते हैं, वो उसको यूज़ में लाया जाता है, उपयोग में लाया, कई सारी चीज़ें बनाई जाती है उससे। जैसे आपका जो है सो बहुत सारे मैट्रेस वगैरह भी बनाए जाते हैं, तो उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग कर लिया जाता है। हमारे लिए तो वेस्टेज है, हम उसका कोई यूज़ नहीं करते हैं। जब हम नारियल को काटते हैं तो हम लोग, हमारे लिए वेस्टेज है, हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका यूज़ जो है केरला में इंडस्ट्री में जाके इसका यूज़ होता है और कई सारी चीज़ें इससे तैयार की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कोकोनट का, जिसको इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है। हाँ, लाइफ स्टाइल की बात करें और तो यहाँ के लोग जो है ट्रेडिशनल ड्रेस, यहाँ का जो है धोती और शर्ट, धोती पहनते हैं लोग और शर्ट पहनते हैं। हमारे यहाँ लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, केरला के लोग जो है धोती और शर्ट पहनते हैं। और वुमेन साड़ी पहनती हैं। वुमेन ऑफ केरला आर वेरी फॉन्ड ऑफ डेकोरेटिंग देयर हेयर विथ फ्लावर्स। और आप यहाँ की जो महिलाएं होती हैं अपने बालों में फूल, जिसको गजरा आई थिंक कहते हैं, लगाने की शौकीन होती हैं, अपने बालों में फूल, तरह तरह के फूल लगाती हैं। ठीक है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि दे आर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी ऑल्सो, ज्वेलरी के भी शौकीन होते हैं केरला के लोग, है ना। मलयालम इज द मेन लैंग्वेज, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑल्सो ऑफ केरला। मलयालम जो है यहाँ की मुख्य भाषा है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है केरला का। और ये दिस इज़ यह जो मलयालम है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी मान्यता दी गई है। तो यह ऑफिशियल लैंग्वेज भी है केरला का। और जो स्टेपल फूड है वह है राइस एंड फिश, चावल और मछली जो है मेन भोजन है, मुख्य भोजन है इनका, स्टेपल फूड है। और दे यूज़ कोकोनट ऑयल, यहाँ के लोग जो है खाना बनाने में कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ नहीं होता है। हम लोग उसको बालों में लगाने के में यूज़ करते हैं, ये लोग जो है उस कोकोनट ऑयल को कुकिंग ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ओनम इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला, इट इज़ मार्क्ड विथ बोट रेसेज एंड डांसेज। ओनम जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और इसमें बोट रेस कराया जाता है, लोग नृत्य करते हैं और बोट रेस कराया जाता है। जो क्लासिकल डांसेस की बात करें हम लोग तो कथकली और मोहिनीअट्टम, ये दो तरह के क्लासिकल डांस फॉर्म हैं केरला के, विच हैव द थीम्स एसोसिएटेड विद द रामायण और महाभारत। इसका थीम जो है वो रामायण और महाभारत से लिया गया है, उसी पे ये डांस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ डांस है ना, दैट अट्रैक्ट पीपल। और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है ये क्लासिकल डांस का, मोहिनीअट्टम और कथकली बहुत ही बेहतरीन है। और इसका जो थीम है वो मुख्य रामायण और महाभारत से लिया गया है। ठीक है।
अगर हम फेमस प्लेसेस की बात करें तो इट इज़ द लैंड ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क एंड चर्चेज। सबरीमाला हमेशा न्यूज में सुर्खियों में यह जगह बना रहता है कुछ बातों के लिए। तो सबरीमाला मंदिर जो है वो बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही फेमस पिलग्रिम सेंटर है, तीर्थ यात्रियों का केंद्र है सबरीमाला, विच इज़ द एबोर्ड ऑफ लॉर्ड अयप्पा। इन लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है सबरीमाला मंदिर। कैलेडी इज इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट इज द बर्थ प्लेस ऑफ श्री शंकराचार्य। गुरु शंकराचार्य का जन्म स्थान है कैलेडी, जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वह शंकराचार्य का जो है जन्म स्थल है, उसके लिए भी यह फेमस है। कोच्चि और कोझिकोड आर द टू मेजर सिटीज़। कोच्चि और कोझिकोड दो मुख्य शहर है विच आर लोकेटेड इन द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया में अवस्थित है। कोच्चि इज़ द मेजर पोर्ट, सबसे जो मुख्य बंदरगाह है कोच्चि, पूरे भारत में फेमस है, और भारत से बाहर भी फेमस है ये। कोवलम बीच जो है बड़ी इज़ एन इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस। कोवलम बीच है ना, कई सारे बीचेज जो है भारत में फेमस है, जिसमें आपका सबसे तो फेमस जो है तमिलनाडु का मरीना बीच है, और दूसरा जुहू बीच जो है मुंबई का, और उसके बाद ये कोवलम बीच जो है यह भी फेमस है, जो केरला का हिस्सा है कोवलम बीच। केरलाज हैंडीक्राफ्ट्स आर वेरी फेमस। दे आर ब्यूटीफुल आर्टिकल्स मेड फ्रॉम सेल्स। सेल्स से बनाए जाते हैं, जो सी एनिमल उसके सेल्स से तैयार किया जाता है। उसके साथ ही साथ वुड, आइवरी, स्टोन एंड अदर मेटल से जो है चीज़ें तैयार की जाती हैं, जो अपने आप में ही प्रसिद्ध है, फेमस हैंडीक्राफ्ट्स है इस स्टेट का। ठीक है, तो हम लोगों ने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखा, उसके बारे में बात की। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है हमने पढ़ा कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। There are some states and union territories situated in the western coastal plains like Gujarat, Daman, Diu, Dadar and Nagar Haveli, Kerala, गोवा एंड केरला। ये जो है हम लोगों ने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कुछ स्टेट, कुछ यूनियन टेरिटरी जो भारत का हिस्सा है, उसके बारे में हमने बात की। अगला जो हमारा जिसकी बात करेंगे, जिसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, वो है द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। लेकिन यह जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोग जो है इसको, जो चीज़ मैंने पढ़ाया आपको उसको ध्यान से देखेंगे। और देख रहा हूँ कि अटेंडेंस जो है नहीं बन रहा है आप लोगों का, तो अटेंडेंस जो है कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बनाएं, है ना। तो इससे पता चलेगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो है क्लास को कर रहे हैं, देख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सिचुएशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, है ना। कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। इसका जो कोरोना वायरस की वजह से जो है इफेक्ट जो है बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ले। हमारा भारत भी उससे धीरे धीरे करके उस संक्रमितों की संख्या, इन्फेक्टेड की संख्या जो है बढ़ती चली जा रही है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई को सीरियसली नहीं लोगे तो बहुत ही जो है दुखद बात है। ये आपको मुश्किलों का सामना कर सकता है, क्योंकि अब हम लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने के अलावा। ठीक है, तो आपको इस क्लासेस को, जो भी क्लासेस किए जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है, तो उसको आप लोग को सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि अभी स्कूल खुल जाएगा हम जाके पढ़ लेंगे, तो ये सोचना व्यर्थ है आपका। तो यही आपका माध्यम बच रहा है जिससे आप अपने कोर्स को कवर कर सकते हो, अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हो। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा, सभी स्टूडेंट से, कि इसको सीरियसली लें, इसको हल्के में ना लें कि अरे चलो ऑनलाइन हो रहा है तो कोई नहीं हम बाद में पढ़ लेंगे। तो बाद में जो होता है वो कभी, जो बाद वाला काम होता है हमेशा वो फ्लॉप ही होता है, हमेशा हार्मफुल ही होता है, हमेशा तकलीफ़ देने वाला होता है। तो
सीरियसली इस क्लास को ले। हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, हम लोगों ने 4th चैप्टर तक पढ़ा, उसका क्वेश्चन आंसर किया। 5th चैप्टर कंटिन्यू है हमारा। ये भी जब समाप्त हो जाएगा तो मैं इसका भी आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए या किसी टेस्ट के लिए जो भी हो उसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो ठीक है, आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।